हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों का परसों यानी कि 2 मार्च 2024 को हिंदी विषय का एग्ज़ाम है। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर हिंदी विषय की तैयारी करवाने के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और उसको सोल्व करवाऊंगा ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी हो जाए। और इसके अलावा मैं अपने चैनल पर हिंदी ग्रामर, इंपॉर्टेंट जीवन परिचय और एप्लीकेशन और लेटर की भी वीडियो अपलोड करूँगा। अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 10वीं कक्षा का क्वेश्चन पेपर है। एनुअल एग्ज़ाम 2024 के लिए है। हिंदी विषय का है। 80 नंबर का पेपर आएगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। खंड कैसे, सबसे पहले ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है नील कमल और जनमानद विग्रह करके समास का नाम लिखिए। पहले इन दोनों का विग्रह करना है और उसके बाद इसके अंदर कौन से समास हैं उनके नाम बताने हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्यंजन संधि को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद मैं इन सभी ग्रामर के क्वेश्चनों के आंसर दिखाऊंगा आपको। उसके बाद है अनु और अप उपसर्गों से एक एक नया शब्द बनाए। और उसके बाद है सोना और घोड़ा पर्यायवाची शब्द लिखिए। इन दोनों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है लड़का क्योंकि उसका बाहर अविकारी शब्द लिखिए। उसके बाद है अलंकार पहचान कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी कि इनमें कौन सा अलंकार यूज किया गया है उसके बारे में बताना है। और उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है ग्रामर का चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब मैं आपको इनके आंसर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। पहला शब्द था नीलकमल, इसका विग्रह करना था। तो नीलकमल का विग्रह होता है नीला है जो कमल, और इसके अंदर कर्मधारय समास है। उसके बाद अगला शब्द था जनमानद, इसका जो विग्रह है वो है जन्म से अंधा, और इसके अंदर अवयवी भाव समास है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन था व्यंजन संधि को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर आंसर है व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ पर स्वर गलती से लिखा हुआ है, व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ पर व्यंजन आएगा क्योंकि स्वर संधि जो है स्वर के साथ ही मेल करने से बनती है। और लेकिन यहाँ पर जो है स्वर या फिर व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वो व्यंजन संधि होती है। और स्वर का स्वर के साथ मेल होता है तो उसको स्वर संधि कहते हैं। तो उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है महा प्लस आत्मा महात्मा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन था अनु और अप उपसर्ग से एक एक वाक्य बनाने थे। तो अनु से बनेगा अनुसार और अप से बनेगा अपशब्द। उसके बाद सोना और घोड़ा इन दोनों के पर्यायवाची शब्द लिखने थे। तो सोने को जो है कनक भी कहते हैं और सवर्ण भी कहते हैं, घोड़े को अश्व भी कहते हैं और घोटक भी कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन था लड़का क्योंकि उसका और बाहर, इसमें से अविकारी शब्द छांटने थे। तो लड़का और उसका तो जो है विकारी शब्द है और यहाँ पर गलती से विकारी लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा अविकारी। क्योंकि और बाहर ये दोनों जो हैं अविकारी शब्द हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन था अलंकार पहचान कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला वाक्य था काली घटा का घमंड घटा, तो इसके अंदर जो है यमक अलंकार है। और दूसरा वाक्य था हाय फूल सी कोमल बच्ची, इसके अंदर जो है उपमा अलंकार है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आंसर देखें। चौपाई छंद एक सममात्रिक छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में जगण और तगण नहीं होते। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। तो ये जो है एक चौपाई छंद है। अगला क्वेश्चन देखें। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर निबंध के ऊपर एक वीडियो स्पेशल लेके आऊँगा जल्द ही। और इसी तरह से एप्लीकेशन और लेटर के ऊपर भी एक अलग वीडियो लेके आऊँगा। आप क्वेश्चन देखें। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्षितिज काव्यखंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। पहला क्वेश्चन है सू तो ब्याधि
हमको ले आए। यहाँ व्याधि का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर इसका अर्थ है रोग। ऑप्शन ख जो है आंसर है। अगला क्वेश्चन है अ में खांड ने उख में अ में का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर इसका मतलब है लोहे से बना हुआ। तो ऑप्शन ग जो है आंसर है। अगला क्वेश्चन है कवि ने भावहीन मन को क्या कहा है? तो भावहीन मन को कहा है रीति गागर। अगला क्वेश्चन है निदाग का अर्थ है? तो इसका मतलब होता है गर्मी। ऑप्शन ग जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है फसल को किसका रूपांतर कहा गया है? तो इसे कहा गया है सूरज की किरणों का। तो ऑप्शन ख जो है आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। यहाँ अनहद का क्या अर्थ है? इसका मतलब होता है सीमाहीन। ऑप्शन घ जो है आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काव्यांश पढ़ना है और उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर प्रस्तुत काव्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। यानी कि इस काव्यांश को देखकर आपको पहचानना है कि कौन सी पोयम से हैं और इसके जो पोएट हैं वो कौन है। तो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठा निराला और कविता का नाम है उत्साह। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बादलों के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है? तो आंसर देखें। तो यहाँ पर जो पंक्तियाँ हैं इस पंक्तियों के अनुसार जो है आंसर बनेगा। विशेषण बताने हैं। तो पहला है इसके अंदर नवजीवन वाले, यानी कि नया जीवन देने वाले विशेषण का यूज किया गया है। और इसके अलावा और उसके बाद जो है धराधर ओ, ये दोनों विशेषण हैं, इनका प्रयोग किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कवि ने बादल को गरजने का आह्वान क्यों किया है? तो यहाँ पर आंसर में ये आएगा कि कवि ने बादलों का आह्वान यानी कि बादलों को इसलिए बुलाया है ताकि वो संसार को नया जीवन प्रदान कर सकें। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ बादलों को किसके प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है? तो यहाँ पर बादलों को जो है क्रांति के दूत के रूप में चित्रित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रस्तुत काव्यांश में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो इसके अंदर जो है खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। उसके बाद अगला है निम्नलिखित काव्यांश का भाव व काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर ये पंक्तियाँ दी गई हैं। अब इसका जो है भाव और काव्य सौंदर्य देखें। तो यहाँ भाव के अंदर आएगा जो शूरवीर होते हैं वो अपनी करनी युद्ध भूमि में अपने शौर्य को दिखाते हैं, बातों से अपना वर्णन नहीं करते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की व्यर्थ बातें करने वाला कायर ही हो सकता है। और उसके बाद शिल्प के अंदर आएगा अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, संवाद शैली का प्रयोग है, अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, स्वर जो है मैत्री का प्रयोग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और इसके अंदर क्वेश्चन है समृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है? और दूसरा क्वेश्चन है सूरदास के पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर देखें। कवि ने स्वयं को इस जीवन रूपी पथ का राहगीर बताया, यानी कि कवि ने अपने आप को ये जो जीवन रूपी पथ है इसका राहगीर बताया अपने आप को, यानी कि यात्री बताया है। और इस राहगीर के लिए पाथे अर्थात पाथे का मतलब है उसकी पत्नी की यादें, यानी कि यहाँ पर पाथे जो है उसने अपनी पत्नी की यादों को बोला है। कई बार जब मनुष्य दुखी होता है तो सुखी जीवन की स्मृतियाँ, यानी कि जब व्यक्ति दुखी होता है तो उस समय पर उसको जब उसने सुखी जीवन जिया था तो जो स्मृतियाँ हैं यानी कि यादें हैं उसके लिए वो सहारा बन जाती है, यानी कि दुख के समय पर अच्छी बातें जो हैं अच्छी यादें उसको याद आती हैं। आज कवि अपनी प्रिया यानी कि अपनी पत्नी की उन यादों का सहारा लेकर अपने जीवन के रास्ते की थकान दूर करता है। स्मृति को पाथे बनाने से कवि का आशय जीवन के उन सुनहरी पलों को सुखद यादों से हैं जो उसने पत्नी के साथ संजोई थी, यानी कि जो पत्नी के साथ उसने समय गुजारा था। अब यही यादें उसके जीवन पथ के लिए सहारा बनी हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन था सूरदास के पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। आंसर देखें।
गोपियों के अनुसार योग साधना एक कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगला नहीं जा सकता। वे इसे एक ऐसी बीमारी मानती हैं जिसके बारे में न तो देखा न सुना और न ही भोगा। वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कहती हैं जिनका मन विचलित या अस्थिर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8, क्षितिज गद्य खंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति टोपी की नोक से कोण के दूसरे बटन तक कितने फुट की थी? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 फुट। तो ऑप्शन क्या जो है आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? तो इसका आंसर बनेगा बेटे की मृत्यु पर। तो ऑप्शन क्या जो है आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नवाब साहब ने सीट के नीचे से क्या उठाया? तो इसका आंसर बनेगा लोटा। ऑप्शन क्या। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मन्नू भंडारी कितने वर्ष की थी? तो आंसर आएगा 7 वर्ष की थी। ऑप्शन ग जो है आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था डुमराव में। तो ऑप्शन जो ख है वो आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ के गृह त्याग का सर्वोच्च क्या लक्ष्य था? तो आंसर है इसका मानव सुख। ऑप्शन ग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपकी किताब से एक पैसेज आएगा और इस पैसेज के नीचे जो है क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, प्रस्तुत गद्यांश की लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। यानी कि पंक्तियों को देखकर आपको ये पता लग जाना चाहिए कि कौन से पाठ से आया हुआ है और लेखक कौन है इसका। तो पाठ का नाम है एक कहानी यह भी, और इसकी जो लेखिका है वो है मनु भंडारी। अगला क्वेश्चन है, पिताजी के शक्की स्वभाव का क्या कारण था? तो आंसर आएगा इसका, अपनों के द्वारा विश्वासघात किए जाने के कारण ही लेखिका के पिताजी का स्वभाव शक्की हो गया था। यानी कि जो उसके अपने थे उन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया था, जिसकी वजह से जो लेखिका के पिताजी थे उनका स्वभाव शक्की हो गया था, यानी कि शक करने लगे थे। अगला क्वेश्चन है, पिताजी के क्रोध का माँ पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आंसर आएगा, पिताजी के क्रोध के कारण माँ हमेशा डरी डरी रहती थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आंखें मूंद कर विश्वास करना मुहावरे का अर्थ लिखें। तो इसका आंसर होगा, किसी पर भी आसानी से विश्वास कर लेना। यानी कि आंखें मूंद कर विश्वास करने का मतलब होता है किसी पर भी आसानी से विश्वास कर लेना। और अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर बनेगा, लेखिका के पिताजी ने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की रचना की, इससे उन्हें यश तो बहुत मिला लेकिन धन प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यतेंद्र मिश्र और अथवा स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय बताना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है उनकी वीडियो जल्द ही अपलोड होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसी के अंदर, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अभी तक क्यों नहीं बन पाई है? आंसर देखें दोनों के। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखें। पहला क्वेश्चन था, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। आंसर देखें, पान वाला काला मोटा व खुशमिजाज व्यक्ति है। कस्बे के चौराहे पर उसकी पान की दुकान थी। उसकी बड़ी बड़ी सी तोंद व किसी भी बात को जाने बिना उस पर टिप्पणी कर देना। उसके मुंह में पान ठुसा रहता था जिससे उसके दांत लाल काले हो गए थे। वह कैप्टन जैसे देशभक्त को लंगड़ा व पागल कहने से नहीं चूकता था। वह संवेदनशील व्यक्ति भी है। कैप्टन की मृत्यु की बात कहते समय उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अभी तक क्यों नहीं बन पाई है? आंसर देखें, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति शब्दों की सही समझ अब तक इसलिए नहीं बन पाई है क्योंकि हम इन बातों को एक ही समझते हैं। यानी कि इन दोनों बातों को एक ही समझते हैं या फिर एक दूसरे में मिला देते हैं। इन दोनों शब्दों के साथ कई बार भौतिक और आध्यात्मिक जैसे विशेषण भी लगा दिए जाते हैं। इन विशेषणों के प्रयोग के कारण यह निर्णय
करना कठिन हो जाता है कि सभ्यता और संस्कृति एक ही है या फिर अलग अलग वस्तुएं। यह जानना जरूरी है कि क्या यह एक चीज़ है अथवा दो चीज़ें हैं, और यदि दो हैं तो दोनों में अंतर क्या है, तभी सही बात समझ में आएगी। इसलिए सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक नहीं बन पाई है। अगला क्वेश्चन देखें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कृतिका भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से 2 करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, माता का आंचल शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर आंसर है, आंसर देखिए, माता का आंचल कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझने का प्रयास किया गया है। बालक भोलानाथ का अधिक जुड़ाव पिता के साथ दिखाया गया है, परंतु जब वह सांप को देखकर डर जाता है तब वह पिता की अपेक्षा माता की गोद में छिपकर ही शांति व सुरक्षा का अनुभव करता है। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर विपत्ति के समय में जो शांति और प्रेम की छाया उसे अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। लेखक ने इसलिए पिता और पुत्र के प्रेम को दर्शाते हुए भी इस कहानी का शीर्षक माता का आंचल रखा है, जो कि पूर्णतः सार्थक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कभी रंगीन तो कभी श्वेत पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों को की ओर संकेत करता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? आंसर देखें। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन अलग है। मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है गंतोक को, ये उसका आंसर है। जो तीसरा क्वेश्चन है उसका आंसर देखें। लेखक का विचार है कि प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति किसी के लेखन में कहीं अधिक सहायक होती है। अनुभव लेखक के अंदर की व्यवस्था तथा आकुलता लिखा हुआ यहाँ पर आएगा, व्याकुलता को बाहर निकालने में उतना सक्षम नहीं होता जितनी अनुभूति होती है। लेखक के लिए आंतरिक अनुभूति, संवेदना तथा कल्पना का होना अनिवार्य है। यानी कि लेखक के लिए जो है आंतरिक अनुभूति, संवेदना और कल्पनाशील होना अनिवार्य है, यानी कि ज़रूरी है ये चीज़ें एक लेखक के अंदर होना, न कि सिर्फ अनुभव का, न केवल एक्सपीरियंस, यानी कि केवल अनुभव के आधार पर जो है लेखक लिख नहीं सकता। सच्चा लेखन भीतरी व्यवस्था से पैदा होता है, यानी कि जो भीतरी व्यवस्था होती है लेखक की, उससे सच्चा लेखन उत्पन्न होता है। जब तक रचनाकार का हृदय किसी अनुभव के कारण पूरी तरह संवेदित नहीं होता, तब तक वह कुछ लिख नहीं पाता। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है, कोई भी अगर लेखक है, जब तक उसके हृदय को यानी कि दिल को अनुभव के कारण कोई संवेदित यानी कि संवेदना नहीं प्राप्त होती है, तब तक वो कुछ लिख नहीं सकता। इसलिए प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है, अनुभव की बजाय जो अनुभूति होती है, किसी चीज़ को महसूस करना, वो लेखक को ज़्यादा मदद करती है लिखने में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, भगिनी निवेदिता का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम जो था वो था मार्गरेट नोबल। तो ऑप्शन ख जो है आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता के विकास के लिए अनिवार्य यानी कि जरूरी तत्व क्या है? तो आंसर बनेगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी। अगला क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय जी विश्वविद्यालय के कुलपति कब से कब तक रहे? तो ये थे 1919 से 1939 तक। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन इसका जो आंसर है वो है 1919 से 1939 तक। अगला क्वेश्चन देखें, सच्चा मित्र हमें सदा किससे बचाता है? तो इसका आंसर बनेगा बुरे कर्म से। ऑप्शन ख जो है आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित युक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। जननी जन्म भूमि से च सर्वगादपि गरीयसी। और उसके बाद है, वानप्रस्थ होने से पूर्व ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी से क्या कहा? इससे
उनका क्या भाव प्रकट होता है। आंसर देखें अब इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर देखें। प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ है जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। एक जन्म देने वाली माँ होती है जो हमारा लालन पालन करती है। माता स्वयं कष्ट सहकर बच्चे का भविष्य संवारती है और एक अन्न जल देकर पालन करने वाली माँ अर्थात जन्मभूमि है। कहा भी गया है कि पालन करने वाली माँ यानी कि पृथ्वी माँ जन्म देने वाली माँ से श्रेष्ठ होती है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखें। याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी मैत्रेयी महान विदुषी थी। जब ऋषि ने वानप्रस्थ होने का विचार किया तो अपनी पत्नी से मंत्रणा यानी कि बातचीत की और कहा कि तुम आज्ञा दो तो मैं वानप्रस्थ यानी कि जंगल में चला जाऊं, यानी कि वन की तरफ प्रस्थान होने का विचार रखता हूं। इससे उनका अपनी पत्नी के प्रति आदर भाव प्रकट होता है और साथ ही नारी के प्रति सम्मान झलकता है। तो ये था आपका 10वीं कक्षा का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।